आज का ये विशेष लाइव कार्यक्रम रखा गया है सामाजिक उद्यम योजना को लेकर। हम लोग न्याय स्थापना अभियान जो संचालित कर रहे हैं, ये कार्यक्रम विगत 30 वर्षों से चल रहा है। दो पार्ट में इस प्रोग्राम को संचालित किया जा रहा है। एक सामाजिक तल पर और दूसरा जो है वो राष्ट्रीय तल पर। तो इसमें दो बातों का समावेश है। पूरा कार्यक्रम दो भागों में बटा हुआ है और दोनों ही कार्यक्रम साथ साथ चल रहे हैं। राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है वो पॉलिटिकल है, उसके लिए न्याय धर्म सभा राजनीतिक दल के रूप में काम कर रही है। और जो सामाजिक कार्यक्रम है उसके लिए एक न्याय समाज का गठन किया गया है और न्याय समाज भी वही उद्देश्य को लेके काम कर रहा है कि न्याय स्थापित हो, वो सामाजिक प्रयत्नों द्वारा हो अथवा राजनीतिक प्रयत्नों द्वारा हो। उद्देश्य है न्याय स्थापना अभियान। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, ऑनलाइन हो जाएं। एनडीएस के सभी कार्यकर्ता सब एक दूसरे को सूचित कर दें। आज का ये लाइव कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम को लेके रखा गया है और ये कार्यक्रम है सामाजिक उद्यम योजना। तो सभी लोग ऑनलाइन हो जाएं, देख लें। आवाज़ प्रॉपर सबको सुनाई दे रही है, चित्र दिखाई दे रहा है प्रॉपर। ये वीडियो लाइव कार्यक्रम है फेसबुक का। तो सेंटर में सेट करें। सभी लोग लाइव हो जाएं। ये एफबी लाइव कार्यक्रम है और सभी लोग ऑनलाइन हो जाएं। एनडीएस के सभी कार्यकर्ता ऑनलाइन आ जाएं और एक दूसरे को सूचित भी कर दें। ये 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलना है, कोई जल्दी नहीं है। आराम से सभी लोग ज्वाइन हो लें, एक दूसरे को सूचित भी कर दें। ये संगठन के लोगों के बीच में ही प्रायः रखा गया है, इसीलिए ज़्यादा सूचना इसकी व्यापक रूप से नहीं दी गई है। संगठन के लोगों को प्रायः ये ज्ञात था कि वो आज इस कार्यक्रम में
शाम को आमने सामने होंगे हम लोग। तो सभी लोग लाइव प्रोग्राम की तैयारी कर लें और शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं इसको। ये एक बड़ा कार्यक्रम है जो प्रारंभ होने को है। आज उसकी एक विशेष सभा रखी गई है। उद्यम योजना के शुभारंभ की तैयारी आज से प्रारंभ हो जाएगी। आज 24 जून 2020 तारीख है। आप सभी को प्राय याद होगा कि पिछले 24 जून 2019 को विगत वर्ष हम लोगों ने एक विशेष कार्यक्रम आमंत्रित किया था, एक सभा रखी थी जिसमें न्याय धर्म सभा को एक राजनैतिक दल के रूप में गठित किया गया था। पश्चात उसे रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। अब सूचना ये है कि वो रजिस्टर्ड हो चुका है राजनीतिक दल के रूप में। अब वो संगठन एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी काम करेगा। पूरे देश में न्याय से सहमत लोग उसकी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। न्याय स्थापना अभियान इन दोनों मोर्चों पे काम कर रहा है। आज 24 तारीख वास्तव में न्याय के लिए 24 जून का बड़ा रोल होता जा रहा है। एक बड़ी भूमिका इस तारीख को निभाती जा रही है। पिछले वर्ष 24 जून को ही ये कार्यक्रम रखा गया था राजनीतिक दल के शुभारंभ के लिए, और अभी न्याय समाज के अंतर्गत सामाजिक उद्यम योजना जो न्याय नगर को एक रूप देगी, आधार प्रदान करेगी, तो उस योजना के क्रियान्वयन का आज ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है। पीछे काफी दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। हम लोग एक सामाजिक उद्यम को इस दुनिया में ला रहे हैं। अभी तक इस तरह से बेरोजगारी को दूर करने का कोई कार्यक्रम इस दुनिया में नहीं चला है। ये एक बेहतरीन कार्यक्रम सिद्ध होगा। पूरा देश जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, बेकारी से जूझ रहा है। अभी आपने देखा कि करोड़ों लोग कोरोना से प्रभावित होके, करोड़ों की संख्या में मजदूर दर दर की ठोकर खा रहे थे। पूरे देश में सड़कें भरी हुई थी, सरकारें भी उनकी मदद कर रही थी, चारों तरफ उन्हें भेजा जा रहा था। इसके बावजूद जाने कई लाख की संख्या में कितने ही मजदूर हजारों हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल करते हुए घर पहुंच रहे थे। कई रास्ते में मर गए, कई घर पहुंच के मर गए। तरह तरह की खबरें आईं। मजदूरों की पूरी दुर्दशा, उनके पैर लहूलुहान हो गए। छोटे छोटे बच्चे सूटकेसों पर लद गए और उनको घसीटते हुए सूटकेस को लेके जाते हुए दिखाए गए। ये इतनी अफरा तफरी जीवन में आखिर क्यों है? ये आर्थिक संकट इतना बुरा क्यों है कि आदमी अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा है? उसे अपने क्षेत्र में कहीं रोजगार नहीं है।
हमने विगत कई वर्षों से, दशकों से ये प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा है कि सरकार जो है एक न्यायशील ग्राम योजना अपनाए और उसके तहत लोगों को आर्थिक समस्या से छुटकारा दिलाए। ये सरल है, छुटकारा दिलाया जा सकता है, इसमें कहीं कोई विपत्ति नहीं है, बहुत आसानी से इस काम को अंजाम दिया जा सकता है और सरकार के तल पे भी किया जा सकता है और समाज के तल पे भी किया जा सकता है। समाज के लोग समझ जाएं तो सामाजिक रूप से कर लें, सरकार के लोग समझ जाएं, पॉलिटिकल लोग समझ जाएं, सरकारी तल पे बैठे हुए लोग समझ जाएं तो इसे सरकारी ढंग से भी किया जा सकता है। बहुत सरल है। प्रत्येक ग्राम को यदि ग्राम का ही एक उद्यम दिया जाए, बशर्ते कि वो उद्यम त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था पर आधारित हो। अगर आपने त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था नहीं अपनाई तो गांव गांव उद्यम का अगर आपने कोई कारपोरेट जगत से लेके अगर कोई फार्मूला आए तो गांव गांव का आदमी गुलाम हो जाएगा, आप उसे समझ भी नहीं पाएंगे। मैक्सिमम उत्पादन के साधन उन कारपोरेट जगत के हाथ में चले जाएंगे और आम जनता, खेती भी उसके पास नहीं बचेगी, वो सिर्फ मजदूर बन के रह जाएगा। और मजदूर एक श्रमिक के रूप में नहीं है, उसकी कोई मिल्कियत नहीं होगी, वैसे उद्यमों में फंस जाएगा जिसमें उसकी चलती ही नहीं है, सारे नियम नीति निर्णय बनाने में उसकी कोई भूमिका ही नहीं है। उद्यम कैसे चलेंगे, इसका जब तक इसमें जन भागीदारी नहीं होगी तब तक उद्यम में जो कोई भी काम करेगा वो एक गुलाम के रूप में, एक नौकर के रूप में, और नौकरी डाट काम उसकी किस्मत बन जाएगी। तो हमने एक प्रस्ताव दिया था त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था पर आधारित उद्यमिता वहां लगाने के लिए। उसे चाहे सहकारिता के फॉर्मेट में लगा दीजिए, चाहे किसी एनजीओ के फॉर्मेट में लगा दीजिए, चाहे आप प्राइवेट ही लगा दीजिए, चलिए प्राइवेट लगा दीजिए, लेकिन प्राइवेट का फार्मूला वही होना चाहिए कि वो त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था पर आधारित होगा। और ये प्रति ग्राम पंचायत ये उद्यम लगना चाहिए, ये चाहे जिस फॉर्मेट में लगे, देख लें। इट मे बी ए कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, इट मे बी ए प्राइवेट कंपनी टाइप इंस्टीट्यूशन, इट मे बी ए गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंटरप्राइज, एक ऐसा उद्यम, एक ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप वहां आए और प्रत्येक ग्राम पंचायत में आए जहां पे लोग जहां हैं वहीं काम कर सकें। प्रत्येक स्त्री को काम करने का तब अवसर मिलेगा, प्रत्येक पुरुष को काम करने का अवसर मिलेगा। अभी तो अधिकांश स्त्रियों के सामने काम करने की स्थिति ही नहीं है। वो काम करना भी चाहें, कमा के घर चलाना भी चाहें, तो भी उनकी परिस्थितियां नहीं है, कहां जाएं वो काम करने। दूसरों के घरों में अधिकांश लोगों के सामने किसी बड़े आदमी के घर में बर्तन झाड़ू करने के अतिरिक्त, पोछा लगाने के अतिरिक्त तो कोई काम नहीं। और ये भी गुलामी की तरह। एक बहुत बड़ी संख्या में, अनुमानित कि मोर देन 80% लोग बहुत ही खराब आर्थिक हालात में जी रहे हैं। और ये बहुत विचारणीय बात है कि आखिर ऐसा क्यों है, इतनी आर्थिक समस्या कैसे चढ़ गई सिर पर। हम सामाजिक तल पर ना जागरूक रहे और ना ही राजनीतिक तल पर। राजनीतिक तल पर भी आपको एक गुलाम की तरह आपको लड्डू बांट के आपका वोट लेके दुनिया चलती रही। और केवल एक देश की बात नहीं है, प्राय सभी देशों में ऐसे हालात हैं। इस हालात को आप बदल सकते हैं असतो मा सद्गमय करके।
2+2 = 4 होता है, इसमें आस्था करके 3 और 5 से हट करके 2+2 = 4 की गणित गले उतार के कि जो भी सही बात है उसको मान जाने की आदत डालिए और आप मुक्त हो जाएंगे। सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हजारों साल से लोग आपको समझा रहे हैं कि तुम सत्य को जानो और जियो और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम सोचते हो कोई दूसरा तुम्हें गुलाम बनाए है, नहीं। Nobody can make you slave. Your slavery is itself. भैंस को किसी किसान ने गुलाम नहीं बना रखा, सांकल बांध रखा खूंटे में। आप सोचते हैं कि गुलामी कोई ऊपर से थोपता है, नहीं नहीं, तुम्हारी नासमझी ही तुम्हारी गुलामी है। अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, मुगलों ने गुलाम बनाया, जाने कितने लोगों ने, सकोहोड़ों, तातारियों और जाने कौन कौन से लोग आपको लूटते और पीटते और गुलाम बनाते रहे, मारते रहे, हत्याएं करते रहे। इतिहास गंदगी से भरा हुआ है। क्यों? आप लोग 2+2 = 4 वाले नहीं रह गए थे। सत्य कभी हारता ही नहीं है, गुलाम कैसे बनेगा? आप सत्य में आस्था रखना शुरू कर दीजिए। बदमाश भी अपने लिए चाहता है कि आप सत्य का ही व्यवहार करें, उससे आप 3-5 न करें। सत्य ही सबको अपने लिए प्रिय है, इसमें शंका किसे? कोई नहीं चाहता कि उसके साथ असद व्यवहार हो। तो जब ये गलत आदमी को भी सही बात प्रिय है, तो इतना विवाद क्यों है? जाहिर है ये विवाद कहीं इसमें थोड़ा सा लोचा है, हल्का सा, कि आप जो अपने लिए चाहते थे, आत्मनः प्रतिकूलानि, तो परेशान न समाचरित। जो तुम अपने लिए चाहते थे वो दूसरे के लिए चाहने लगते, जो तुम्हारे लिए अपने प्रतिकूल था वो तुम दूसरे के लिए भी ना करते, और इस बात से जो लोग सहमत हो गए उसे समाज कहते हैं। अब आप देखें कि जब इतनी सी बात से ही सामाजिकता पैदा हो जाती है, सहजीविता पैदा हो जाती है कि तुम दूसरे के हिताधिकारों को स्वीकार कर लेते हो, और स्वीकार कर लिए हो तो सारी लड़ाई खत्म। और अगर आप स्वीकार करते हो तो हम बता रहे हैं कि आपको हम पूरी आजादी, पूरी स्वतंत्रता, आपको दरिद्रता से छुटकारा, गुलामी से छुटकारा, अशिक्षा से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, हर समस्या से छुटकारा, प्रत्यक्ष भी कोई गुलामी हो तो उससे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा, बशर्ते कि आप सही बात से सहमत हो जाएं। जो सत्य का भक्त है वो इस दुनिया में कभी गुलाम हो ही नहीं सकता। तुम सत्य के भक्त भी होते हो तो अपने वाला, कि सच बोलने वाला सच पकड़ लेते हो। हम कुछ और कह रहे हैं। हमारा कहना यह है कि जो भी बात ज्ञान विज्ञान की प्रयोगशालाओं में, कसौटियों में खरी टंच सही सिद्ध हो जाए, उस पर आस्था वाले बनो, ना कि सच बोलने के पाखंडी सत्य भक्त। पाखंडी सत्य भक्त नहीं, सत्य में आस्था वाला, कि जो अगर 2+2 = 4 होता है तो तुम 3-5 नहीं करोगे, 2+2 = 4 में आस्था रखोगे। और जिनको ये आस्था है, हम उन्हीं को एक हमने ये समाज बनाया और हम कह रहे हैं कि जिनको सही बात में आस्था है इसे ज्वाइन करो, सही बात मान जाया करो। तुम हमेशा स्वतंत्र रहोगे, और जब तक तुम सत्य की उपासना करोगे तुम कभी गुलाम नहीं होगे। सत्यमेव जयते, सत्य हारता है नहीं, तो तुम हारे कैसे? तुम सत्य से भाग गए थे, तुमने अस्तोमा सद्गमय का उद्घोष नहीं किया। असत्य से सत्य की ओर जाना ही धार्मिकता है। असत्य से सत्य की ओर चलो, रास्ते खुल जाएंगे। कितनी बात साफ है, बहुत ही स्पष्ट बात है। जिन लोगों को भी सत्यात्मक न्यायशीलता पसंद है, वे लोग सभी
इस न्याय समाज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपने बहुत सारे तरह तरह के समाज बनाए। आपने हिंदू समाज बनाया, मुस्लिम समाज बनाया, सिख समाज बनाया, ईसाई समाज बनाया, आर्य समाज बनाया, अनार्य समाज बनाया, जाने क्या क्या आपने बनाया। एक अंतिम बार, पहली बार और आखिरी बार एक न्याय समाज बना लो। हमने बना दिया है, जस्ट अब आपको ज्वाइन मात्र करना है। यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू ज्वाइन दैट। आप उसे ज्वाइन करें और ये सभी समस्याओं को साथ में मिलकर के अब निपटाएं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, असामाजिक ना बने। एक महालोकतांत्रिक जिसमें किसी भी नियम नीति निर्णय को पारित खारिज करने के लिए एक ऐसा समाज हो जिसके सभी नियम नीति निर्णय व्यवस्थागत उस सामाजिक व्यवस्था के सभी नियम नीति निर्णय सार्वजनिक मतों द्वारा पारित और खारिज होते रहें। क्या ये व्यवस्था किसी भी अभी वर्तमान समाज में है? कहीं किसी हिंदू समाज में, किसी मुस्लिम समाज में, सिख समाज में, किसी दलित समाज में, किसी अन्य किसी बड़े समाज में? अगर कहीं हो तो बताएं। समाज के चंद लोग जबरदस्ती नियम बना बना के आपके ऊपर थोप देते हैं और कहते हैं इसे जीना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, नियम बनाओ, चाहे जो कोई बनाए हो, प्रस्ताव रख दे और उसे पारित खारिज होने दे। आपने कहा कि सबको चोटी रखनी पड़ेगी, नियम थोप दिया, कोई रखे ना रखे, नहीं, ये पारित हो जाने दो सबके सहमति से। आपने कहा कि कोई बुर्का पहनना पड़ेगा, नहीं पहनने वाला कुटेगा, तो मजबूरी हो गई लोगों के, नहीं इसे पारित करवा लो, एक बार सबसे मिलकर पूछ लो। आपने कहा कि और दूसरे कार्यक्रम रखे जाएंगे। किसी ने कहा जबरदस्ती टोपी पहनना पड़ेगा, किसी ने कहा पगड़ी पहनना पड़ेगा, किसी ने कहा तलवार लेना पड़ेगा, तो किसी ने कहा कि फरसा लेके चलना पड़ेगा, किसी ने। अब आप ये सब निजी मामले थे, इनमें तो लोगों को छोड़ दो, जिनको जो करना है करो, जिनको अच्छा लगता है जैसा। जिनको पगड़ी बांधना है पगड़ी बांधे, जिनको टोपी पहनना है टोपी पहने, जिनको भजन गाना है भजन गाएं, जिनको नहीं गाना है न गाएं। ये सब उनके निजी मामले हैं। निजी मामलों में इतनी अड़चन क्यों? एक ऐसा समाज जो व्यवहारिक समाज, ये आचारिक समाज से थोड़ा सा ऊपर उठो और व्यवहारिक समाज के ऊपर जाओ। न्याय का व्यवहार, इस व्यवहार में कहीं त्रुटियां आई जिसकी वजह से सारा समाज फंस गया झमेले में। व्यवहार को ही न्याय कहते हैं। न्याय व्यवहार है। आप आचार संबंधी कानून बनाने में बिजी रहे, आचार संबंधी सब प्रकार की चीजें बना डाली और उनको जबरन थोप दिया। व्यवहार पारस्परिकता पर आधारित है, तो पारस्परिक सहमति से होना चाहिए। पारस्परिक सहमति से जब होगा तो जीवन कुछ और होगा। हम लोग एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें न्यायशीलता हो, न्यायप्रिय लोगों को इसकी सदस्यता हो, जो 2 + 2 = 4 मान जाते हों, 3 और 5 ना करते हों व्यवहार में। हर लेन देन को व्यवहार कहते हैं, हर क्रय विक्रय को व्यवहार कहते हैं, इसलिए बाजार को भी व्यवहार कहते हैं, लेन देन को व्यवहार कहते हैं, कोई भी आदान प्रदान को व्यवहार कहते हैं। आप दो लोगों के बीच में किसी भी बात का आदान प्रदान ही व्यवहार कहलाता है। इसलिए व्यवहार हमेशा पारस्परिक है। पारस्परिक व्यवहार की सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से पारस्परिक सहमति पूर्वक पारित किए गए नियम कानून आदि व्यवस्थाएं चूंकि सर्वसम्मत हैं, इसलिए सर्वस्वीकार्य होनी चाहिए और उनको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। जो बात जितनी सर्वात्मक होगी, जितनी अधिक मात्रा में लोगों तक जाने वाली होगी, उतना अधिक वो सत्य के निकट होती है। इसीलिए लोकतांत्रिकता आवश्यक है। आप एक महालोकतांत्रिक समाज, महालोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण करिए। एक भी अगर कोई न्यायशील लोकतांत्रिक समाज खड़ा हो जाएगा तो पूरी दुनिया उस समाज को अपने आप ज्वाइन कर जाएगी। और इसीलिए ये हमने जो समाज बनाया, आप देखेंगे कि पूरी दुनिया इसे पसंद करेगी। हर पढ़ा लिखा क्वालिफाइड आदमी इसे लाइक करेगा।
1 से 5% पूरी दुनिया में अपराधी होते हैं, हर हर जगह। वो 3-5 में ही जीते हैं। तो उनकी चिंता छोड़ करके बाकी जितना भी आदमी है वो सब इसको पसंद करेगा, वो सब न्यायप्रिय होते हैं। तो जो न्यायप्रिय मनुष्य है उसका वेलकम है इस न्याय समाज में। ये न्याय समाज अपना एक सामाजिक उद्यम लगा रहा है। इसे सहकारिता एक्ट के तहत लगाया जा सकता है, जिस भी कानून और फॉर्मेट में ये चल सकता है। इसे प्राइवेट कंपनी एक्ट में लगाया जा सकता है, इसे सहकारिता के फॉर्मेट में लगाया जा सकता है, इस उद्यम को किसी भी रूप में लगाया जा सकता है। जिस भी रूप में आप सभी को अच्छा लगे उस रूप में इसे लगा लीजिए। बस ये होगा सामाजिक। सामाजिक होने में और बाकी नाम कोई भी दो, आप सहकारी उद्यम दे दो, आप जो मर्जी दो, जिस कानून से आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है ले लो। और करना भी वही है। हम लोगों को जिस फॉर्मेट में सरकार, कानून, रजिस्ट्रार, दुनिया के सब लीगलिटीज जो भी अलाउ करेंगे हम लोग उसी में राजी हैं। क्योंकि झगड़ा हम लोगों के आपसी के रहते हैं, आपस में एक दूसरे को हम स्वीकार नहीं करते, उस वजह से समस्याएं हैं। आप सोचते हैं कंपनी का तो कानून की समस्या है, नहीं। अगर कोई प्राइवेट भी उद्यम लगा ले और उसके तहत ही वो राजी है सामाजिकता के लिए कि इसमें जो भी लोग इसके सदस्य होंगे उनके साथ सामाजिक व्यवहार होगा, तो प्राइवेट रजिस्टर्ड करा लो ना, दिक्कत क्या है, उसमें क्या बिगड़ जाएगा। बस ये होगा कि उसे पूंजी न्यूट्रल हो जाती है। कैसे? एक ऐसा वो सामाजिक उद्यम जिसमें समाज किस चीज का होता है? संपत्ति का कि जिंदे व्यक्तियों का, मनुष्यों का होगा। अगर कभी आपने सुना कि पेन का समाज, नहीं, कुर्सी का समाज, पेड़ों का समाज नहीं सुना, मनुष्यों का समाज सुना है। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशलॉजी में भी लिखा हो। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अगर सारी सोशलॉजी ये कहती है, तो इस सोशियोलॉजी को आप कैसे भूल जाते हो? उद्यम कोई सा भी लगाओ, तुम समाज में हो तो सामाजिक ना होना चाहिए। ये उद्यम कोई भी हो, अब उसमें जितने भी लोग लगेंगे, आप देखो, छोटी सी बात है। सामाजिक उद्यम क्या है? थोड़ा सा हम हिंट से आपको देते हैं। सामाजिक उद्यम ये है जिसमें समान रूप से सबको आदर प्राप्त है, सबको समान रूप से स्थान प्राप्त है, समान रूप से सम्मान प्राप्त है, समान रूप से उनको मताधिकार प्राप्त है, समान रूप से उनका अस्तित्व स्वीकृत है, जितने भी उसके सदस्य हैं। मनुष्यों को जिंदगी देनी। अब उद्यम कोई भी हो, उसमें जो भी लागत आती है उस लागत को निकाल दो। आपका उसमें कोई संसाधन लगा है, कोई पूंजी लगी है, कोई तो जो लग गया है उसको निकाल दो। उदाहरण के लिए कि आपने कोई 10 लाख रुपए लगा के कोई उद्यम लगाया, अब रजिस्ट्रेशन कैसा भी कराए, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप प्राइवेट कंपनी में रजिस्टर्ड कराओ, बहुत अच्छा, करवा लो। सहकारिता में करो, करवा लो। एनजीओ बनाया हो, उसमें करा लो। कई एनजीओ, बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, हजारों करोड़ के बिजनेस चल रहे हैं। और आप देख लें, कई अपने बाबाओं के एनजीओ में बहुत बड़ी बड़ी उद्यम लगे हुए हैं। तो दिक्कत कहां है? जब सभी फॉर्मेट में उद्यम चल रहे हैं तो इसका मतलब सभी फॉर्मेट काम कर रहे हैं। फिर समस्या क्यों है? सामाजिकता की। क्या नहीं है? सामाजिकता नहीं है। इफ द सोशलिटी ऑफ योर सोसाइटी मे बी स्टेब्लिश्ड, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आप चाहे इसे प्राइवेट फर्म में कर लो, चाहे इसे जिस भी फर्म में कर लो, ये सब जगह चलेगा।
एनजीओज में चलेगा, ये सरकारी उद्यम में चलेगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, स्टेट वाले में, सेंट्रल वाले में, आपके प्राइवेट वाले में, किसी में भी, सर्वत्र सर्वत्र ये चलेगा। और देखिए, जिस भी फॉर्मेट में सरकार और समाज अनुमति दे, हम सभी फॉर्मेट में रह, आपको सहमत किया जाता है केवल। ये मानव समाज की समस्या है। मनुष्य सामाजिकता को नहीं पकड़ पा रहा। सामाजिकता कैसे होगी कि समाज पेपर वेटों का नहीं होता, समाज सिक्कों का नहीं होता, समाज नोटों का नहीं होता, फिर समाज किस चीज का होता है? मनुष्यों का, मानव समाज। अब मानव समाज कौन है? जिसमें मनस्तत्व है, जिसमें सही गलत समझने का मनोबुद्धि, मनोबोध संभव है। तो ये मनोबुद्धि संपन्न ये मनुष्य, जिसका मनस्तत्व काम कर रहा है। 2 + 2 = 4 होगा कि 3 5 होगा, इस बात की समझ जिसको है वो समझ जाएगा कि हाँ। तो हम लोगों के जो हिताधिकार होंगे वो प्रति नोट होना चाहिए, प्रति सिक्का होना चाहिए, प्रति पेपर वेट होना चाहिए, या कि प्रति मनुष्य होना चाहिए। सामाजिकता किससे आएगी? इसी को समझना है, बारीक विषय। तो प्रत्येक मनुष्य को उसके हिताधिकार सुरक्षित कर दिए जाएं सभी उद्यमों में, चाहे प्राइवेट लगाओ चाहे कोई भी लगाओ, बस सारी लड़ाई सब समाप्त हो जाएगी। अभी क्या होता है? पूंजी लगाता है जो, वो मालिक बन जाता है। पूरी दुनिया का नियम क्या चल रहा है? जो पूंजी लगाएगा वो मालिक बन जाएगा, जो श्रम लगाएगा वो गुलाम बन जाएगा। और पूंजी क्या है? श्रम का इनकैशमेंट ही पूंजी है। बिना श्रम लगाए पूंजी का एक सिक्का कभी पैदा नहीं होता। तो कुछ चमत्कारिक नहीं है ये मामला? इस दुनिया में इतना डाइवर्सन कैसे हो गया? कभी ख्याल में आया? पूंजी कहां से आई? श्रम से। और जो श्रम नहीं कर रहा है वो पूंजीपति है। विचार करके देखो, ये सब चमत्कार से कम नहीं है बातें। इसलिए अब इस बात को समझ जाओ, तुम श्रम किए बिना खाना नहीं खा पाते हो। अब मजे की बात यह है कि श्रम किए बिना खाना ना खा पाओ, यहां तक तो ठीक है। श्रम करके ही तुमको खाना ना मिले, श्रम करके भी तुमको कपड़ा ना मिले, तुम्हारे पास फर्नीचर ना हो, घर में घर ना हो, चद्दर ना हो, बिस्तर ना हो, कपड़े ना हो, बच्चों के लिए खिलौने ना हो, चलने के लिए आपके पास कोई वाहन ना हो, गाड़ी ना हो, कार ना हो, स्कूटर ना हो, मोटरसाइकिल ना हो, घर में पुताई का पैसा ना हो, पर्दे ना टंगे हुए हों, तो आप कैसे जिएंगे? श्रम करके भी ना मिले। अश्रम करके क्यों नहीं मिल रहा है? पूरी दुनिया में मजदूर दौड़ रहा है और सारी जिंदगी श्रम करता है और गरीबी का कोई अंत नहीं। ये कुछ चमत्कार जैसा नहीं? और जो लोग बिल्कुल श्रम नहीं कर रहे हैं वो सब अमीर। कई लोग कहते हैं अरे देखो कितना जो है ज्यादा जो है लोग रातों दिन बिजी रहते हैं। हाँ, लोग बिजी हैं। बड़े बड़े लोग जो है उसमें क्रिकेट के मैदान में ताली बजा रहे हैं सामने बैठ के, हजारों करोड़ का प्रॉफिट है उनके पास। ये सब विचार करके देखिए। और आप सोचते हैं कि किसी से लड़के आप समाधान कर लेंगे? ना ना ना, लड़के समाधान करने की जरूरत नहीं है, सब अपने ही भाई हैं। किससे लड़ोगे? लड़ने की क्या जरूरत है? ये तुम सिर्फ बात को समझ लो। ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना, लड़ाई मोक्षप्रद नहीं है। किसने कहा था ऐसा? आप अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चलाते हैं, अंग्रेजों से लड़ो, फिर मुगलों से लड़ो, जैनों से लड़ो, बौद्धों से लड़ो, सिखों से लड़ो, ये एक दूसरे से लड़ते ही रहोगे क्या? और लड़ाई से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा ऐसा तुमको बताया गया? किसी का हुआ आज तक? नहीं। एक जिसको लड़के खदेड़ देते हो तो तुम्हारे साथ जो लड़ रहा था और ताकतवर था वो तुमको गुलाम बना लेता है। भैंस के गले में तो सांकल पड़ी ही रहेगी। तो तुम इस भैंसत्व से छुटकारा तुम्हें पाना है, ना कि
किसी दूसरे व्यक्ति से। ये जो नासमझी है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि छुटकारा सत्य देता है, लड़ाई नहीं। सही बात को जानो मानो और समझ। सही बात यह है कि जो तुम हो वही दूसरा है। एक है तत्व रजा संसारा। तो जो तुम्हारा अधिकार है वही दूसरे का भी होना चाहिए, तुम्हारा हित है वही दूसरे का भी वैसा ही हित सदे। अब इस बात से सहमत लोगों एक समाज बना लो और उन व्यक्तियों को समाज में सदस्यता मत दो जो इस बात से सहमत नहीं है, जो तुम्हारा खून पीने वाले हैं। जब खून पी के वो थक जाएं और कहें कि नहीं अब हम नहीं पिएंगे, अब हमको भी ले लो इसी समाज में, तो उनको भी ले लेना, उनके बच्चे आ जाएंगे, चिंता मत करो। हमने एक समाज के गठन कर दिया है जिसमें न्याय से सहमत लोग, न्यायप्रिय लोग, कर्म फलवादी लोग जितने भी दुनिया के हैं वो कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है। नेशनल इंटरनेशनल कहीं से भी आदमी ज्वाइन कर लो, अपने घर ही रहो, अपने देश में चलाओ न्याय का कार्यक्रम। ये ना किसी से लड़ाई का कार्यक्रम है, ना कोई ये आंदोलन है, ना कोई विरोध है, ना कोई धरना प्रदर्शन है। तो फिर कैसा आंदोलन है? यह अभियान है, न्याय स्थापना अभियान। जो लोग, और ये केवल प्रबुद्धता का है, आपकी समझदारी का बस। आप कोई सा भी उद्यम लगा लो, बस आपको ये ख्याल रखना है कि बिना कर्म किए फल प्राप्त नहीं करेंगे। ये कर्म फल का सिद्धांत है। जिसका जैसा जितना कर्म, याद कर लें, जिसका जैसा जितना कर्म उसका वैसा उतना फल। ये कंसेप्ट क्या है? कर्म फल का सिद्धांत। यही न्यायप्रियता का लक्षण है। तो कर्मानुसार फल का सिद्धांत ही न्याय है। जैसा जिसका जितना कर्म। अब देख लें कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का और जितना कर्म करता है उतना ही उसको उसी प्रकार का फल मिलना चाहिए। मतलब गलत कर्म तो गलत फल और सही कर्म तो सही फल, माने जैसा कर्म वैसा फल। और जितना कर्म, कोई आदमी 1 घंटा कर्म करता है तो 1 घंटे का उसे पारिश्रमिक मिलना चाहिए, 4 घंटा काम करता है तो 4 घंटे का मिलना चाहिए। जितना कर्म उतना फल। कोई आदमी मान लीजिए 4 गुलदस्ते बनाता है तो उसे 4 गुलदस्ते बनाने का मिलना चाहिए पारिश्रमिक, और अगर वो 8 बनाता है तो 8 का मिलना चाहिए। बात बड़ी साफ है। आज जो गुलदस्ता बनाता ही नहीं है उसको कोई फल प्राप्तव्य नहीं है। न्यायता कर्म करोगे तो फल। आपने सुना है, गीत चलता था, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। लेकिन गीता का ज्ञान समझने में इतना टाइम कैसे लगा दिया हिंदुस्तान ने? गीता बस पूजा के लिए बनाए रहे हो, गीता का ज्ञान नहीं लेते थे। समझ जाते तो काम बन जाता। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। और जो कर्म कर रहे हैं वो करोड़ों आदमी दर दर की ठोकर खाते रहे, उनके पास कोई फल नहीं। गीता का वो ज्ञान कह रहा था कि कर्मवादी बनो, फलवादी नहीं। बिना कर्म किए फल प्राप्त मत करो। जितना कर्म उतना ही फल प्राप्त करना ही। आप देखें, जितना कर्म उतना फल प्राप्त करना ही कर्म फल का सिद्धांत है। और ये चिर पुरातन वैदिक सिद्धांत है। तो हम लोग उससे भटक कैसे गए? अब वापस आओ, अपने उस प्राचीन न्याय धर्मिता पर वापस आ जाओ। और सत्य जो है वो जितना प्राचीन उतना ही अर्वाचीन होता है, जितना पुरातन उतना अधुनातन होता है, क्योंकि सत्य शाश्वत और सनातन होता है। तो हम लोग उसको कोई सा भी उद्यम लगाएं, उसमें जो भी उत्पादन होता है, समझ लें बहुत छोटा सा ये मामला है और इतना समझ जाओ तो पूरे जगत का उद्धार हो जाए। छोटा सा मामला है। आप कोई भी उद्यम लगाएं, उसमें जितना भी उत्पादन होता है ठीक से इसे बैठा लें, कंठस्थ कर लें। छोटा सा ही फार्मूला है, अब पूरी दुनिया का उद्धार कर सकता है। आप जो भी उद्यम लगाएं, उसमें जो भी उत्पादन होता है
उसमें से पूंजीगत जो भी व्यय हुआ है आप पूंजी को रीइंस्टेट कर दें। 10 लाख रुपए आपने लगाए थे और चूंकि अब ये माल बन के तैयार हुआ, अगर पूंजी रीइंस्टेट नहीं करोगे तो अगला प्रोडक्शन में फिर कैसे लगाओगे? तो पूंजीगत व्यय को निकाल के रख दो, जितनी पूंजी लगी थी उसको वापस बैठा दो, 10 की 10 वापस ज्यों कहते हो रख दो। अब इसके बाद जो उत्पादन बचता है वो किसका है? जो बचा, लागत निकाल दिया, लागतें दे दी, अब जो बचा उसका, वो किसका है? हाँ, यही आंसर है, इसी पर सब टिका है। जब आपने पूंजी लगी थी वो पूंजी निकाल के रख दिया, अब जो बचा है वो किसका है उत्पादन? जो लोग उसमें काम कर रहे थे। और कोई आंसर है इसका? ना ना ना, कोई आंसर नहीं है इसका, कोई भी आंसर नहीं है। आपने बिजली का बिल चुका दिया, आपने रोड टैक्स चुका दिया, आप कच्चा माल कहीं से उठा के लाए थे, कच्चा माल का पैसा दे दिया, ठीक है। आपने कोई दूसरा काम किया, उससे स्टेशनरी लाए, कोई मशीन लाए, तो मशीन का डिप्रिसिएशन हटा दो, और जो बचा है वो मशीन अभी है ही है, तो उसका तो रिस्टेट करने की जरूरत नहीं, केवल डिप्रिसिएशन रिस्टेट होता है। जो जो व्यय हुआ है उसको रिस्टेट कर देने के बाद जो बचता है इसी को मनुष्य कहते हैं। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो किसका हुआ वो बचत? किसका हुआ? समाज का हुआ, है ना। अब समाज का बचत जो हुआ, अब वो उसकी 100% आय हुई। अब इसको जो है, इस आय को 4 भाग में बांटो जरा। 25% इसको कहोगे तुम्हारा ये उपभोग में लगाओ, 25% कहोगे तुम अपना उपयोग में लगाओ, जो दूसरे जेब खर्च हैं, और अगला 25% में 4 सेवाएं ले लो, सामाजिक, शिक्षा आदि, अस्पताल, आवास, और एक रोजगार संबंधी भी उसी में, इन्वेस्टमेंट। ये 4 सेवाएं हो गई आपकी। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हो गया कि आखिरी जो 25% है, इससे इनको पेंशन, इनको प्रोविडेंट फंड, इनको आश्रय योजना, समझें, इनका कैजुअल फंड, कभी जरूरत पड़ने पर उसमें से ऋण ले सकें ताकि किसी ब्याजखोर के झंझट में ना पड़े, अपने फंड से मिल जाया करे। ये चौथा, ये बचत होता है। अब देखो, तो 2 इसमें तो ये दे दिया इसको उपभोग उपयोग के लिए, और ये 2 में से इसका काम चला दिया वहीं, ये सारा शिक्षा के लिए स्कूल, एक अस्पताल, एक बस्ती आवासीय व्यवस्था दे दी, और एक उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। समझिए इसे। जो बचता है वो सब श्रमिक का ही होना चाहिए था, क्योंकि जो बचता है मनुष्य का ही होना चाहिए था। ये बोले नहीं लड्डू का दे दो, लड्डू को दो, पेपर वेट को दो, और ये फर्जी उत्पादन के साधन ढूंढ लाए। सारा इकोनॉमिक्स फर्जी बाड़े पे टिका हुआ। पूरी दुनिया का इकोनॉमिक्स आपको जो पढ़ाया जाता है 100% फर्जी बाड़ा है। ये जाने क्या करते रहे इतने दिनों से, कोई कम्युनिस्ट बना टहल रहा है, तो कोई जो है गांधीस्ट बना टहल रहा है, कोई लोहियावादी बना बैठा है, कोई समाजवादी बना बैठा है, कोई पूंजीवादी बना बैठा है, कोई कुछ बना बैठा है। ये सब दुनिया भर के वाद चल रहे हैं।
कोई माओवादी, कोई मार्क्सवादी, कोई लेनिनवादी, कोई ये सब इतने प्रकार के वाद दुनिया भर में चलाए, लेकिन इतनी सी बात सामाजिकता की समझ में ना आई कि भैया आदमी को जिंदा रखना है ना, कमाना खाना किसको है? आदमी को। अब आदमी अब जितना कर्म किया है उसका फल अब आया है, और फल का पता कैसे चला? कि जो खर्चा किया था वो हटा दिया, जो खर्चा हुआ था उत्पादन में वो हटा दिया, तो जो बचा खर्चा कटने के बाद वो किसका है? उन्हीं का हुआ ना। तो जो पूंजी का पूंजी पक्ष दे दिया, जो बचा वो सब श्रमिक का है, माने समाज का है, और समाज श्रमिकों का है, माने कर्मचारियों का है। कर्मी को, मनुष्य जो है वो कर्मी है, ये कर्म काया है शरीर, तो आप सभी लोग कर्मचारी हैं। हमने कर्मोपनिषद बनाया है, देखो उसको पढ़ोगे तो पूरा कहते हैं उसको पढ़ने के बाद आप सब अपने आप कर्मचारी हो जाओगे। क्यों? ज्ञान ही कर्म का प्रेरक है। सही बात की जानकारी ना होने से ही आदमी आलसी और अकर्मण्य हो जाता है, निद्रालु हो जाता है, सोए ही पड़ा रहता है, और इसी चक्कर में गरीब हो जाता है। अब देखिए, उद्यम कोई सा भी लगाओ, उसमें खर्चा निकलने के बाद जो बचता है वो किसका हुआ, इसी का विचार हो जाना चाहिए। अब जहां तक रहा, कोई बोलेगा कि उसमें लेकिन पूंजी जो लगाएगा उन्हें, अरे भैया उसमें पूंजी की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच बात तो ये है। अभी हमने बताया तो कि इसी में से ये उद्यम अगर ऐसा लगा देते हैं तो ये सेल्फ ही इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इसमें तुम लोग पागल काहे बने घूम रहे हो? किसी से पूंजी लेने की जरूरत कहाँ है? उसमें तो ये प्राविजन है, ये समाज की तरफ से इसमें डलता रहेगा। वो अभी बताया नहीं। अब भैया वो तो बहुत बड़ा सिस्टम है, तो समाज के पैसे से लगा दिए, समाज के लोगों को उसी में काम मिल रहा है। लो शुरुआती एक स्टार्टअप कर लो। अभी हम इसको हर ग्राम पंचायत में ये उद्यम लगा देंगे। सरकार को भी दिया है कि तुम लगा दो इसको, काहे के लिए गरीबों को तड़पा रहे हो? दर दर की ठोकर मजदूरों के, हर मजदूर को, हर कर्मचारी को अपने ग्राम पंचायत में काम मिलना चाहिए, और किसी सेठ की गुलामी वाला काम नहीं चाहिए। नौकरी डाट काम से नहीं, नौकरी डाट काम से, सामाजिक डाट काम से, सोशल डाट काम चाहिए। सोशल डाट काम चाहिए कि स्लेवरी डाट काम चाहिए? बताइए। ये विचार का विषय है। इस पर हम थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं, और एक उद्यम तो हम फिलहाल जल्दी ही लगाने जा रहे हैं। आज उसी की घोषणा के लिए हम बैठे हैं, और आप सभी को उसी की थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। और हम 30 साल से लोगों को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन चूंकि करना ये हम जानते हैं, करना हम ही को पड़ेगा। आप सबकी हिम्मतें तोड़ दी गई हैं, आप सबकी बुद्धि विवेक को नष्ट कर दिया गया है, आप सबको कुंठित करके गुलाम बनाया गया है। आप सब विकसित ना हो जाएं, इसीलिए आपको गलत अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, गलत समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है, गलत दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता है, गलत प्रकार की भाषा पढ़ाई जाती है, गलत प्रकार उन भाषाओं को पढ़ाया जाता है जिन भाषाओं का कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है। और आप पढ़ने को विवश हैं। 1 से 5% आदमी आपको वही पढ़ाना चाहता है जिसमें आप गुलाम रह सकें। कोई सत्यात्मक, ज्ञान विज्ञान सम्मत कोई भाषा होनी चाहिए थी जिसमें से आप सही गलत समझ सकते। तो जानबूझ के आपको ऐसी भाषा पढ़ाई जाती है जिसका ना कोई सिर है ना पैर। कोई पूछे पीयूटी पुट क्यों होगा और बीयूटी बट क्यों होगा, आपके पास कोई जवाब नहीं। नॉलेज में के कहां से आ जाएगा, नाइट में के कहां से आ जाएगा, ये किसी को समझ में नहीं आता। साइकोलॉजी पी से क्यों शुरू होती है, आज तक कोई ग्राउंड नहीं। किसी भी स्पेलिंग में यही अक्षर क्यों है, कोई गारंटी से जवाब देने की स्थिति में नहीं है। कोई OUR लगा के लेबर बना रहा है, कोई OR लगा के लेबर बना दिया।
अमेरिकन अंग्रेजी उठा के देखो, अमेरिकन और ब्रिटानियन, यही दोनों में बड़ा लफड़ा है। अब कौन सा सही है? अगर ये सही है तो वो गलत होगा 100%, और अगर वो सही है तो ये 100% गलत होंगे। इसका मतलब पहले फैसला तो कर लो सही गलत का। ये गलत गलत सारी चीजें क्यों चला रखे हो? तय तो करो। स्वर व्यंजन ही तुम्हारे तय नहीं हो पाया आज तक। तुम 21वीं सदी में जी रहे हो, और जी रहे हो कौन सी जिंदगी? वनवासियों की, जंगली भाषा बोल रहे हो, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वो सब जंगल राज ही। जागरूक बनो। गुलामी तुम्हारे भीतर थी, बेईमानी के कारण तुम गुलाम बनते हो, नासमझी के कारण तुम गुलाम बनते हो। अगर तुम सच्चाई ईमानदारी पर खड़े हो जाओ, कभी गुलाम नहीं होगे। गुलामी का एक ही फार्मूला है, अस्तोमा सद्गमय, ना बोलना। आजादी का एक ही फार्मूला है कि अस्तोमा सद्गमय करना दिन भर। आप कहोगे इस मंत्र को जपने से क्या होगा? अरे ये मंत्र नहीं है। ये तुम्हें असत्य से सत्य की ओर ले जाने का कार्यक्रम है। क्या? असतोमा सद्गमय, असत नहीं सत पर चलेंगे। 2 + 2 बराबर अगर 4 होता है तो 3 5 नहीं करेंगे। और देखो हम जो कह रहे हैं, एक उद्यम लगाओ। अगर पूरी दुनिया आजाद ना हो जाए आर्थिक रूप से, और उसकी सबकी गरीबी और बेरोजगारी ना मिट जाए, तो हमको बताना, लगा के देखो। और हर ग्राम पंचायत में एक एक लगा लो। जो ग्राम पंचायत हमसे तैयार हो जाए वो बताए, हम उसके यहाँ आ जाएंगे, 1-2 हफ्ते हम रह लेंगे उसके, जो भी जहाँ कहेगा झुग्गी झोपड़ी में उसके साथ, और उसका उद्यम लगवा देंगे। बशर्ते कि उस गांव के लोग तैयार हो जाएं कि वो सही बात मान जाया करेंगे और सही के अनुसार ही न्यायशील उद्यम चलाएंगे, और सबको वहीं रोजगार मिल जाएगा। कहीं जाने, हम मार्केट भी वहीं पैदा कर देंगे। आप चिंता मत करो कि मार्केट कहाँ से आएगा। अरे हम तुम्ही को ग्राहक भी बना देंगे, तुम ही उत्पादक, तुम ही ग्राहक, पूरा गांव उसका ग्राहक। तुम कहोगे हमारे पास पैसा नहीं, हम खरीदेंगे कैसे उसे? अरे नहीं, हम इधर से उत्पादन जब करेंगे तुम्हारे खाते में पैसा क्रेडिट करेंगे, फिर वहां बाजार में हमारा माल खड़ा, वहीं से तुमको खरीदवाएंगे भी। हम तुमको ग्राहक और मालिक दोनों बनाना जानते हैं, तुम चिंता मत करो। हमारे रहते किसी को गरीब रहने की जरूरत नहीं है। हमारी बात मानने में तुम जितना टाइम खराब कर दो, 80% भीख मांग रहे हो पूरे देश में। 2 जून की रोटी के लिए तुम तबाह हो। और हम 30 साल से समझा रहे हैं कि अगर हमारी बात तुम मान जाते हो तो तुम्हारी गरीबी हम एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए मिटा देंगे, कभी आएगी नहीं लौट के, जब तक तुम हमारी उन बातों पर अमल करोगे। हमारे जाने के बाद भी जब तक तुम अमल करते रहोगे, तब तक भी कभी, अनंत काल तक अगर तुम उस पर कायम रहोगे, तो अनंत काल तक कभी गरीब नहीं होगे। सतयुग लौट आएगा। अस्तोमा सद्गमय करोगे तो क्या होगा? असत को छोड़कर सत की ओर जाओगे तो सतयुग ना वापस आ जाएगा। सही बात मान जाया करो। सही बात यह है कि पेपर वेट का हिस्सा मत दो भैया, ये जिंदा नहीं है, इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं बनती। बोले हमारे सिक्के का हिस्सा दो, हमारे जो है पेन का हिस्सा दो, हमारे इसका ना, इनका सबका डिप्रिसिएशन भर कटता है, समझना। उनका सिर्फ डिप्रिसिएशन होता है। डिप्रिसिएशन इसलिए और काट के वहीं जमा कर दिया जाता है। डिप्रिसिएशन अकाउंट होता है, रिजर्व, उसमें डाल दिया जाता है। उस रिजर्व से फिर वो मशीन अगर रिटायर हो गई, डिप्रिसिएट हो गई, तो नई मशीन उसी पैसे से लाके फिर रख दी जाती है। उद्यम धकाधक चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। समझ रहे? एक उद्यम लगा लोगे आप लोग, भटकी हुई आत्माओं, तुम्हारी ये भटकी हुई आत्मा ने तुमको गुलाम बनाया। हम कहते हैं अगर तुम समझते हो बात को, हर ग्राम पंचायत में कौन अंग्रेज तुमको मना कर रहा था कि तुम अपने गांव में उद्यम न लगाओ? तुम खुद ही एक दूसरे से शत्रुता रखते थे, मित्रता नहीं। सत्य कहता है तुम एक दूसरे के शत्रु नहीं, तुम एक दूसरे के मित्र हो। सनातन धर्म का एक सूत्र है, मैत्री संस्थापको यश्च विश्व शांति विधायक सनातनाय धर्माय तस्मै नित्यम नमो नमः। अब देखिए,
उसी को नमस्कार है। किसको? तस्मै। उसी सनातन धर्म को नमस्कार है जो सर्वत्र मैत्री की स्थापना करने वाला है और विश्व शांति का विधान, विश्व शांति का संविधान बनाने वाला है। न्याय का विधान ही विश्व का शांतिदायक संविधान है। विश्व में अगर शांति चाहे तो विश्व शांति का नारा लगाने से शांति आ जाएगा। खाना नहीं दोगे जिसको, वो शांत हो जाएगा। जिसका रोटी कपड़ा मकान छीन लोगे वो शांति से बैठेगा। और विश्व शांति के नारा लगाओगे और शांति सेना भेजोगे वहां, पीस कीपिंग फोर्स, मान जाएगा कोई शांति तुम्हारा संदेश? ना ना, शांति के संदेश से काम नहीं चले, न्याय का संदेश लाना पड़ेगा। न्याय ये है कि जो भी उद्यम है, देखो छोटा सा है, ये बहुत बड़ा फार्मूला हम बता रहे हैं, भले ही एक लाइन का लग रहा है आपको। जो उद्यम अब लगाने जा रहे हैं और हर ग्राम पंचायत में हम लगा देंगे। और एक बात बताएं कि ये सबको पसंद भी आएगा और इसे कोई भी आदमी बुरा भी नहीं मानेगा। आप अगर राजी हैं तो आप पूरी दुनिया से कौन लड़ेगा? 1% कोई गुंडा बदमाश आपसे कोई काहे के लिए लड़ेगा? और गुंडा बदमाश को कोई मना कौन कर रहा? तुम राजा बनना चाहते तो राजा बने रहो, अपना टैक्स लो, खाओ पियो, जनता को जीने तो, जनता को काम तो करने दो यार। काम करेगी तभी ना गुंडे बदमाश पलोगे। भाई देखो, किसान कुत्ते को रोटी फेंकता है, कभी पूछा किसान ने कि तुम भौंके थे कि नहीं भौंके थे हमारे लिए? पूछा कभी? जनता सरकार को टैक्स दे रही और गांव का आदमी तो सरकार से आज तक पूछने नहीं गया कि हमारे पैसे का क्या किया। टैक्स तो सभी पर है, बीड़ी पर टैक्स, माचिस पर टैक्स, तंबाकू पर उसके टैक्स, तब हर चीज पर टैक्स है उसके। और चुका भी रहा है। पिक्चर देखने जाता वहां टैक्स 200% टैक्स, कई चीजों पर। 100 रुपए का टिकट 300 रुपए का है, 10 रुपए का टिकट 30 रुपए का है। ये क्या हो रहा है? रिक्शे वाला रिक्शा टेर के पैसा पिक्चर हॉल में गया तो 200% टैक्स दिया और उसका सारा पैसा ले लिए उससे। और वो बुद्धू था, समझा ही नहीं बात को। तुम टैक्स चाहे जितना ले लो, तुम फ्री का खाना चाहते हो, कुछ लोग उनको किसान पालने के लिए तैयार है, उनको उद्यमी पालने के लिए तैयार है। उद्यम के दो ही क्षेत्र हैं भैया, कृषि क्षेत्र और वाणिज्य क्षेत्र। माफ करो यार, इनको कमाने के लिए तो तुम तो इनकी कमाई का उद्यम भी खत्म कर देते हो, तो तुम भी कैसे जियोगे नालायकों? जो गुंडा बदमाश मवाली लुच्चे लफंगे लोग हैं, उनसे हमारी अपील है कि वो इन दोनों क्षेत्रों को कम से कम काम करने के लिए उद्यम तो लगा लेने दें। और फिर उसके बाद तुम मूसक लोग उनका अनाज उठा ले जाओ, अपने बिलों में डाल लो, कोई मना नहीं है। उसके पास वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कि तुम ले भी जाओगे तो बुरा नहीं मानेंगे, तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, तुम टेंशन मत लो। लेकिन तुम उनको काम ही नहीं करने दोगे, हाथ बांधे उनके, जमीनें उनकी तुमने गायब कर दी। तो काम ही नहीं करेंगे तो तुम्हारे घर भी कहां से जाएगा? तुम भी भूखों मरोगे। ये तो ऐसा हो गया कि एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी किसी को मिली। प्रजा क्या है? वही वाली है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। गलती क्या कर गया वो मालिक? उसने सोचा कि यार ये एक एक अंडा रोज देती है, हाँ? अब बोले इसका एक अंडा दिया, फिर वेट करो इससे अच्छा पेट फाड़ के इसका और सारा अंडा एक बार में निकाल लो। तो पेटे फाड़ दिया मुर्गी का। मुर्गी माने प्रजा, प्रजा माने किसान और बनिया, माने एग्रीकल्चरल और कमर्शियल। दो ही ये प्रजा हैं, और कोई प्रजा है? उसके बाद तो राजा है सीधे। प्रजा तो दो ही हुए ना। तो मुर्गी अंडा कहाँ है? राजकोष में कहां से पैसा जाता है? यही दो क्षेत्र से ही जा सकता है, तीसरा कोई क्षेत्र है नहीं। कृषि क्षेत्र और वाणिज्यिक क्षेत्र। अन्य कोई उत्पादन का
क्षेत्र ही नहीं माना जाता, और जो भी उत्पादन होता है 2 ही क्षेत्र उसको घोषित कर दिया जाता है। ऐसे ही है। अब बताइए, या तो वो कृषि क्षेत्र में है या वाणिज्यिक क्षेत्र में है। तो ये बहुत सिस्टमेटिक बात है। आप इसे जैसे जैसे समझेंगे, इस उद्यम योजना को हमको तो लगता है भविष्य में तो हमको बुला बुला के लोग कहेंगे कि हमारे गांव में खुलवा दो। और आप ही लोग जितने लोग हमको सुन रहे हैं, इन्हीं में से कई लोग हम आमंत्रित करेंगे इस योजना को। हमारे पास तो टाइम नहीं है ज़्यादा कहीं आने जाने का। योजना के पास टाइम है, वो पहुंचेगी तो आमंत्रित करेंगे, तो वहाँ उनके गांव में हम सब जगह उद्यम खुलवा देंगे। और फिर उसके बाद वो ना कभी गरीब होंगे, वहाँ बाजार भी हम क्रिएट कर देंगे, बाजार इन्हीं को गोला कर देंगे। अर्थशास्त्र भैया हम इसके पूरे मर्मज्ञ हैं। अब बड़ा बड़ा इकोनॉमिस्ट भी हमसे कोई बहस ऐसे नहीं करेगा। काहे? कौन फजीयत कराए अपनी? उनका चोरी का अर्थशास्त्र है। अब हमसे बैठ के कितनी बात करेंगे? चोरी पर वो अपने कितना तर्क देंगे, कितना जस्टिफाई करेंगे उसको। जाहिर है अगर 4 आदमी को उन्होंने बैठा के बात किया तब तो जल्दी भागना पड़ेगा उसको। बदमाशी की दुनिया है। लेकिन उन बदमाशों से हमारी अपील ये है कि अपनी मुर्गियों को उनका पेट तो ना फाड़ो भैया। वो अंडा देंगे, सोने का देंगे, और तुम्हारा सोने का रावणों का महल भी बनवा देंगे। वो रावण ने अपने से सोना कमाया था। सोने का महल कैसे बना था? जब 2 ही क्षेत्र धनोत्पादन के हैं, कृषि क्षेत्र और वाणिज्य क्षेत्र। जब उत्पादन के क्षेत्र ही 2 हैं तो पैसा कहाँ से आता था? ये सोना काहे से खरीदा जाएगा जब पैसा नहीं है? तो किसी का राजमहल जो स्वर्णिम सबका चमक रहा है, या स्वर्णिम ऐसे लोगों के घर चमक रहे हैं, वो काहे से चमक रहे हैं? दोनों क्षेत्रों से ही गया होगा पैसा कहीं ना कहीं। तो ये मुर्गियां हैं तुम्हारी, और ये मुर्गियों का तुमने पेटे फाड़ दिया। अब हम कह रहे हैं मुर्गी का पेट क्या है? ये उद्यम। मुर्गी का पेट कौन सा है? उद्यम। उद्यम क्या है? कृषि उद्यम, वाणिज्य उद्यम। अरे 2 ही तो क्षेत्र है उद्यमिता के, और कौन सा क्षेत्र है? राजा बनना कोई उद्यम है? हाँ, ये बोले तुम कलेक्टर उद्यम है। अच्छा, तो कलेक्टर काहे का उद्यम है? वो कौन सा प्रोडक्शन कर रहा है बैठ के? नहीं, पटवारी उद्यम, कलेक्टर उद्यम कभी सुना? पुलिस उद्यम नहीं, वो धन उत्पादन के लिए नहीं है। वो तो भैया इधर उधर करते हैं, उनको बल्कि धन देना पड़ता है। हर महीने मोटी रकम एक खाते में नहीं डालोगे तो कल से आएंगे भी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उद्यम 2 ही क्षेत्र में है, या तो कृषि क्षेत्र में या वाणिज्य क्षेत्र में। और सरकार को उद्यम की जरूरत भी नहीं हो। सरकार काहे के लिए किसान बनिया बन रही है? ये 2 क्षेत्र ठीक हैं, लेकिन इनका पेट मत फाड़ो। इनका पेट जो है सिल दो। अब हम पेट सुई लेके जा रहे हैं, न्याय की सुई से इनका पेट सिल देंगे फटा हुआ। तब क्या होगा? ये उद्यम इनको मिल जाएगा। उद्यम इनका पेट है। उसको सिल देने पर फिर से अंडा बनने लगेगा मुर्गी का, सोने वाला। तो सोने की मुर्गियां हैं ये सब, लेकिन इनको सताओगे तो कहां से? इनके तो पेट में आपने सब बल डाल रखा है, जिंदगी ताप ली इनकी। तो अब जो है हमारा कहना ये है कि प्रत्येक ग्राम, हमने सरकार को लिखा, अभी कोरोना कांड में भी हमने लिखा, कोरोना इतना बुरी तरह फैला हुआ था, लोग एक एक रोटी के लिए तबाह हुए। हमने कहा सरकारों, इन मजदूरों को काहे शहर में बुलाते हो? इनको अपनी जगह पर ही काम में लगा दो। वहीं पर एक एक उद्यम, हर ग्राम पंचायत में एक उद्यम घोषित किया जाए। हर 1 लाख की आबादी तक ग्राम पंचायत की मैक्सिमम आबादी घोषित किया जाए। उससे ज्यादा होने पर दूसरी ग्राम पंचायत बनाई जाए। और 1 लाख की मैक्सिमम आबादी और 5x5 या 8x8 का वर्ग किलोमीटर का वो क्षेत्र। अब इसके बाद अब आप बताइए, हर ग्राम पंचायत में एक उद्यम। अब उद्यम क्या होगा कि वहां पर जो लोग हैं उन्हीं को कह दिया जाए कि वो लोग सही बात से सहमत हो जाएं, और सब लोग मिल करके अपने सारे जो उनके रिसोर्स वगैरह हैं वो सब उसी में घोषित कर लें कि हमारे उद्यम का रिसोर्स है।
उसे कंबाइंड कर लें, कंबाइंड करके उसी पे काम शुरू कर दें, और जो उत्पादन होता है उसमें लगी हुई पूंजी को रिस्टेट कर दिया करें उसमें से निकाल के, और ताकि आगे फिर उसमें लगा सकें। और जो बचता है उसको इन श्रमिकों को उनके श्रम घंटे के अनुपात में बांट दें, जो जितना श्रम करता है, या प्रति यूनिट प्रोडक्शन के आधार पर बांट दें कि जो जितना, जैसे कोई 10 कप बना रहा है, कोई 5 कप बना रहा है पर डे, तो प्रति कप की दर से जो पेमेंट होता है दे दो। या नहीं तय हो रहा है तो प्रति श्रम घंटे लगा दो, और जो भी उत्पादन है उसको ऐसे बांट दो। और उसमें से आधा जो है वो समाज का, ये 2 काम है, एक तो इनको पालना, उपभोग और उपयोग, और दूसरा इनको चारों सेवाएं देना, उससे चारों सेवाएं चला दो। वहीं पर इनको स्कूल खुल जाएगा, इसी पैसे से, उनके उद्यम से ही खुल जाएगा। वहीं पर अस्पताल खुल जाएगा, वहीं पर बस्ती बस जाएगी, सबको साफ सुथरे पक्के घर मिल जाएंगे, सुंदर सुंदर। तो ये तो हर ग्राम पंचायत को ऊंचा उठाया जा सकता था। और जो ग्राम पंचायत राजी हो हमसे संपर्क करे, हम इसे करवा भी देंगे, बशर्ते कि उनको लिखित में देना पड़ेगा कि वो न्यायप्रिय हैं, और न्यायशील जो भी वहां पे अनुशासन उद्यम का होगा उसको मान जाया करेंगे, लड़ाई दंगा नहीं करेंगे, बदमाशी से मुक्त रहेंगे, अपराध में कोई मन नहीं लगाएंगे, अपराध से बाहर होंगे, कर्मफल का सिद्धांत स्वीकार करेंगे और न्यायप्रिय रहेंगे जीवन में। अस्तोम सद्गमय का पाठ करेंगे, सही बात हमेशा मान जाया करेंगे। इतना सा छोटी मोटी कुछ हमने 10 कंडीशन दी हैं, 10 न्याय शर्तों को आप स्वीकार कर लें, उसके बाद आपका उद्यम शुरू हो जाएगा, आपका समाज जो है न्याय समाज हो जाएगा। और कोई भी ग्राम पंचायत ना फिर पिछड़ी रह जाएगी, ना उसका कोई गरीब होगा, ना कोई बेरोजगार होगा, ना कोई तकलीफ में रहेगा, ना बेघर होगा, ना बीमार रहेगा, सबका वहीं जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ते ही इलाज हो जाया करेगा। फिर चाहे कोरोना फैलाओ, चाहे जो करो, सब वहीं का वहीं, सब जगह अस्पताल रहेगा, वहीं जो भी बीमार पड़ेगा वहीं इलाज हो जाएगा, चिंता का कोई विषय। कितनी बीमारी फैलती रहे उनको फिर कोई डर नहीं रहेगा। ये तो इलाज नहीं है, इसलिए रोना है। कोरोना की जांच के लिए भी कोई पता चला भागा जा रहा है कहीं दिल्ली, अब क्या होगा? तो ऐसे थोड़ी इलाज होता है। प्रति ग्राम पंचायत एक हॉस्पिटल होना चाहिए और कंप्लीट पैकेज, वहां सब प्रकार का इलाज सुलभ रहे। प्रति ग्राम पंचायत एक कंप्लीट एजुकेशन का 25 साल तक जितनी भी पढ़ाई होती है सब उसी ग्राम पंचायत में होनी चाहिए। बच्चा बाहर कहाँ जा रहा है, घर ही में रहे, वहीं से पढ़े। हर ग्राम पंचायत में पूरा कंप्लीट एजुकेशनल सिस्टम, पूरी एकेडमी। ऐसा नहीं कि वहाँ केवल प्राइमरी 2-4 दर्जे का बना दिया ग्राम पंचायत में, इससे क्या, और उसमें भी ना तो सीट है, ना कुछ है, ना पुताई है, और ना कमरे हैं ढंग के, और ना टीचर है, जो नियुक्त है वो आता नहीं। तो ये समझ लें कहीं फंडामेंटल मिस्टेक हो रहा है। सारी गरीबी समाप्त की जा सकती है, और हम इसे दूर करने के लिए पूरा आप सबकी सहमति पर ही करेंगे। हम हैं लोकतांत्रिक आदमी, हमको डेमोक्रेसी में रस है। डेमोक्रेटिक होना चाहिए और शांतिपूर्ण होना चाहिए। हर कार्यक्रम सर्वसहमति से होना चाहिए, पूरे गांव की सहमति से, पूरे ग्राम पंचायत की सहमति से होना चाहिए, और जितने लोग सहमत हैं उन्हीं के बीच होना चाहिए। जो सहमत नहीं है उनको स्वतंत्र कर दो, उनको कह दो अपने ढंग से करो। तो ये एक सामाजिक उद्यम लगाने की आज हम 24 जून को ये 2020 को इसकी घोषणा करते हैं, और आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि इस पूरी उद्यम योजना में शामिल हों, और ये हर ग्राम पंचायत में इसे खोलने के लिए जहां जहां से आप लोग संबद्ध हैं वहां वहां अपने ग्राम पंचायत में इसकी तैयारी करें। सब जगह ये खुलेगा, और लोगों को वहीं रोजगार, वहीं शिक्षा, वहीं, केवल उद्यम केवल रोजगार का ही नहीं, ये आपको शिक्षा, अस्पताल, स्कूल, ये सब कुछ देगा, सब कुछ देगा ये। आप इसका रहस्य भर समझ जाएं, और गरीबी आपकी हो, बेरोजगारी आपकी हो, समस्याएं आपकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और बहुत सटीक है, और इसमें कोई भी पढ़ा लिखा आदमी बहस करने की स्थिति में नहीं है। किसी के बुद्धि और उनके विवेक से बहुत ऊपर का मामला है ये, तो चाहे जितना तर्क वितर्क कर लें कोई लाभ नहीं होगा उनको। जो बातें सत्यात्मक होती हैं वे शाश्वत और सनातन होती हैं। वो तर्कियों की बातों से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात करो हमेशा, वो अकाट्य होती है।
और सही कार्यक्रम चलाओ, वो सब सर्वस्वीकार्य हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। पीछे से चाहे जो जितना उनको भटकाए हुए हो जैसे ही वो सही बात समझ में आती है, अपने आप आदमी डाइवर्ट हो जाता है। आप सभी को इसके लिए आमंत्रित किया जा रहा है और ये सामाजिक उद्यम अभी जल्दी ही 1-2 महीने के अंतराल से हम जल्दी ही इस कार्यक्रम को शुरू करने वाले हैं। प्रायोगिक दृष्टि बहुत दिनों से हम इस पर काम कर रहे हैं, पूरी तैयारी हमने लगभग कर दी है और एक ही मॉडल की ज़रूरत है पहले, वो स्थापित होते ही पूरा सबको दिख जाएगा। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो देवनगर के रूप में देव सभ्यता को बसाने का कि एक आत्मनिर्भर व्यवस्था होती है, वो हमने बसा के दिखा भी दिया, अब पूरी तरह से उसे आत्मनिर्भर बना भी दिया। अब वो बहुत सुंदर ढंग से चल रही, बहुत अच्छे से चल रही, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ अपना स्कूल, अपना अस्पताल, अपना सब कुछ हमने व्यवस्थित कर दिया। रहने की व्यवस्था, खाने जीने की व्यवस्था, कहीं किसी को कोई समस्या होने की गुंजाइश ही नहीं। उसकी वजह से लोगों का अपने आप ही हमारी बातों पे अब कॉन्फिडेंस आने लगा है। लोग कहते हैं ये तो प्रैक्टिकली कर देते हैं वैसा। आदमी सिर्फ सपना देखता है हकीकत उसको नहीं बना पाता। हमारा हकीकत और सपना 2 प्रकार का नहीं होता, वो दोनों एक ही प्रकार का होता है। इसलिए इन सभी चीज़ों को, पूरी दुनिया को दुखों से छुटकारा दिला सकते हो। पूरी दुनिया दुखों से छूट सकती है, गरीबी से निकल सकती है, गर्त से ऊपर आ सकती है, जातिवाद के संघर्ष से बाहर जा सकती है, रंग भेद की समस्या से बाहर जा सकती है। अभी आपने देखा एक छोटा सा रंग भेद का एक अमेरिका में केस उठा और कितनी अफरा तफरी अमेरिका में मच गई। तो आप समझ लें कि ये रंग भेद, ये जाति भेद और ये इस पर आधारित जो लोगों के साथ अत्याचार हैं, ये कितने घातक हैं। इन सभी चीज़ों को आप समाप्त कर सकते हैं सिर्फ समझ की वृद्धि के द्वारा, सही शिक्षा, सही संस्कार और सही अर्थव्यवस्था के द्वारा। गरीबी ही समस्त विवादों का जड़ है मैक्सिमम। अमीरों के बीच में वो कोई लड़ते दिखाई नहीं देते। वही जिनपिंग अभी हमला कर रहा, अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी के साथ झूला झूल रहा था। बड़ा आदमी लड़ता है क्या? और अभी फिर किसी दिन झूला झूलते दिख सकता है। वो लड़ता मरता कौन? अच्छा, बड़ा आदमी। इस लड़ाई में कोई मरा नहीं। कौन मरे समझ लो, पेट तो मुर्गी का ही फटेगा। वो लोग सब सोचे समझे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धि से काम लेते हैं। ये मारा मारी मरी मुरा वो नहीं करते। गरीबों को भर्ती कर लेते हैं, गरीबों का यहाँ पे पेट फड़वाते हैं, गरीबों का वहाँ पेट फड़वाते हैं, गरीबों को पुलिस में भर्ती करके मरवाते हैं, गरीबों को आर्मी में भर्ती करके मरवाते हैं। उन कभी न्याय संगत कोई काम ही नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय एक न्यायशील राष्ट्र घोषित करो ना, और प्रति राष्ट्र एक सीमा रेखा घोषित करो, एक कि जैसे प्रत्येक ग्राम पंचायत का हमने कहा कि 5 से 8 किलोमीटर, इसी तरह प्रत्येक जिले की सीमा रेखा घोषित करो, इसी तरह प्रत्येक प्रदेश की घोषित करो, उसी तरह प्रत्येक देश की घोषित कर दो कि इतने बाई इतने किलोमीटर का एक देश माना जाएगा और बाकी जो है सब देशों का मिला करके एक विश्व होगा। तो लड़ोगे कैसे कि ये वाला हमारा 1 किलोमीटर कोई अंदर खंभा गाड़े दे रहा है, ये गिलगिट कोई कहता हमारा, कोई कहता है गलवान हमारा, कोई कहता ले, कोई नेपाल में घुसा जा रहा है, कोई उधर भारत में घुसा जा रहा है, कोई पाकिस्तान में घुसा जा रहा है, कहीं पाकिस्तान भारत में घुसा जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? इसकी जरूरत क्या है? आप क्षेत्रों का वितरण न्यायपूर्वक कर दो, प्रति राष्ट्र ये क्षेत्र का वितरण हो गया, और प्रत्येक देश अपना अपना अपनी सीमा रेखा में रहे, और एक अंतर्राष्ट्रीय पूरी सरकार बना दी। जिसको कोई दिक्कत है तो उससे संपर्क करें। यहाँ आपस में लड़ने क्या जरूरत है? आपको दिक्कत है कोई, इससे क्यों लड़ने जा रहे हो? आप वहाँ संयुक्त राष्ट्र में जाओ, और अगर यहाँ कोई इधर अंदर बाहर कर रहा है तो संयुक्त राष्ट्र को उसे रोकना चाहिए था। भारत क्यों अपनी सेना भेज रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ भी बनाए हो और फिर भी आपस में यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तुम खुद ही लड़ रहे हो। इससे क्या सिद्ध हुआ? कोई संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, सब पाखंड है, सब झूठ का पुलिंदा है। तो जो हम कह रहे हैं ये इंप्लीमेंट होते ही ये सब अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। एक न्यायशील सार्वभौमिक राष्ट्र होना चाहिए, उसके अंदर सारे देश, सारे प्रदेश, सारे जिले और सारे
ग्राम पंचायत सब ऐसे होने चाहिए। अब पात्रता अनुसार चुनाव करो, जो टेस्ट पास हो उसी को आगे जाने दो। दूसरा कि एक सार्वभौमिक लोकतंत्र रखो, जनता के द्वारा वोटिंग द्वारा ही पारित खारिज करो। ऊपर चाहे जो गुंडा बदमाश चला जाए, उसके नियम बनाने से कोई नियम ही नहीं पारित होगा, जनता के विरुद्ध होगा, जनता उसे खारिज कर देगी। डर भी खत्म कि कोई तुम्हारा कब्जा ना कर ले पूरा दुनिया पर, ना कोई खतरा नहीं। महालोकतंत्र जिंदाबाद। जनतंत्र में कब्जा टिकता ही नहीं भैया किसी का, जाने कब जनता उखाड़ दे गद्दी। तो वोट तंत्र है, जनतंत्र है। द्वादश मताधिकार दे दो, देखो फिर उसके बाद क्या तमाशा होता है। जनता को वोटिंग राइट्स और वीटो राइट्स हम दिलवा रहे हैं, और जैसे ही सत्ता में आती है न्यायदम सभा सबको मिल भी जाएगा। फिलहाल सामाजिक उद्यम योजना का आनंद लें सब लोग, और एक उद्यम लगाएं, वो किसी फॉर्मेट में लगाएं, सहकारिता में लगाएं, कंपनी में लगाएं, एनजीओ में लगाएं, सरकारी वाले इंस्टीट्यूशन के तल पे लगाएं, जैसा जो राजी हो जाए उस तरह लगा लो, और उसको सामाजिक आधार पर चलाओ। मानो एक समाज का सदस्य है और सामाजिक प्राणी है, और इसके अनुसार जो है सामाजिक ढंग से करो, और इसका हिस्सा नहीं, जिंदे का ही हिस्सा होता है, ये समझ लो। तो इसका हिस्सा मांग रहे हो ना, सारे खर्चे निकालने के बाद जो बचता है उसका वितरण कर दो इनको, और उसके बाद देखो सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं। ये थोड़ा सा हमने परिचय दिया, और आप सभी लोग इस पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संपर्क में बने रहें। व्हाट्सएप ज्वाइन करें, या फेसबुक पे तो अधिकांश उपद्रवी लोग रहते हैं, तो वहाँ तो ज़्यादा समझदारी की बात की संभावना कम रहती है, लेकिन व्हाट्सएप पे ज़रूर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे लोग भी बहुत रहते हैं, और वो अच्छे छड़ भी जाते हैं। फेसबुक तो कूड़ादान हो गया है, तो इसलिए थोड़ा समझदारी से काम लें। लेकिन ये है कि फेसबुक भी एक माध्यम है अभी सोशल प्लेटफॉर्म पे लोगों तक बहुत सी चीज़ें पहुंचाने का, और ये उपद्रवियों के कब्जे में हमने तो फेसबुक को हमने ये सुझाव बहुत दिनों से हम दे रहे हैं कि फेसबुक जो है वो अपने अकाउंट्स को ABC ग्रेड में बांट दें, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। अब ये जब वो 3 ग्रेड में बांटेगा ना, तो ये सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये जो आदमी जैसा हो उसमें सॉर्टिंग आउट का एक ऑटो सिस्टम भी लगा दें कि आप जिस भी प्रकार का लेख लिखेंगे, जिस भी प्रकार का फोटो डालेंगे, जैसा ऑडियो डालेंगे, वीडियो डालेंगे, अपने आप ही सॉर्टिंग आउट वो करके और आपको उसी वाली कैटेगरी में डाल देगा जिससे मैच करेगा आपका पोस्टिंग। और A ग्रेड वाला जो है B और C वाले को ऐड नहीं कर पाएगा, और B C वाले उसको नहीं कर पाएंगे, और B वाले C को नहीं, C वाले इनको जो है ऐसे कर दो। तो ये समाज की जो गंदगी सर्वत्र व्याप्त है, एक दूसरे को, भले आदमी को भी गाली गलौज दे रहे हैं, कई गधे घुसे हुए हैं उसमें, और महालीचड़ लोग हैं वो भी फेसबुक पे लदे, उनको C ग्रेड में डालो। और C ग्रेड में डालने से क्या होगा कि वो जो गाली गलौज बदतमीजी ये सब हो रही है अपने आप रुक जाएगी, और उनका एक ग्रुप भी बन जाएगा, और ये भी पता रहेगा कि अच्छा ये C ग्रेड वाले हैं तो A में, वो कंप्यूटर ही इनको C तरफ का रास्ता दिखा रहा है। तो इससे क्या होगा, ये ABC जिस दिन फेसबुक को ये समझ में आ जाएगी, अगर हमारी बात फेसबुक वाले सुन रहे हो तो इसे जल्दी कर लें। दूसरी बात, इसको फेसबुक या व्हाट्सएप को, इनको सभी को, जितनी भी सोशल साइटें, सबको, वो ट्विटर हो कोई भी हो, सबको ABC में बांटो। दूसरी बात कि इन सभी के अकाउंट्स को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से कनेक्ट करो, जैसे कि मतदाता कार्ड, वोटिंग कार्ड कनेक्ट हो रहा है, उसी तरह सोशल साइट भी कनेक्ट होनी चाहिए। बैंक अकाउंट जैसे कनेक्ट हुआ है, आइडेंटिफाई तो होगी किसका अकाउंट है, और इससे कोई एक दूसरे का अकाउंट हैक भी नहीं कर पाएगा। इसी तरह ईमेल को भी UID से कनेक्ट होना चाहिए, और ईमेल जारी कर दिया जाए, पोस्ट ऑफिस सब बंद कर दिए जाएं, जरूरत ही नहीं उनको। फेसबुक को जिस दिन इस तरह से कर देगा जुकरबर्ग, क्रांति हो जाएगी, समाज में बड़ा परिशोधन आ जाएगा।
सी ग्रेड वालों की अलग दुनिया बन जाएगी, उनको देखा करेंगे लोग, उनसे शादी ब्याह तक नहीं करेंगे। अच्छा ये सी ग्रेड वाले हैं फेसबुक पर, अरे भाई इनसे रिश्ता मत रखना। बी ग्रेड वाले तो बी ग्रेड वालों का अपना करेंगे। अच्छा दिन भर गाली गलौज मार काट उपद्रव डालने वाले, इनको जो है सिगरेट में डाल दो, और जो मिड में थोड़े से कुछ गंदे कुछ साफ मिस्त्री टाइप का डालते हैं तो उनको बी ग्रेड में डाल दो, और जिनका बड़ा स्वच्छ साफ सुथरा सभ्य ढंग से जिनका सब कुछ ले खाता है सभ्य ढंग के ऑडियोज वीडियोज, उनको सबको ए ग्रेड में डाल दो। और ये ऑटो सेटिंग कर दो इसकी, कि कंप्यूटर ही इनको एबीसी करता रहे, खुद आदमी को करने की जरूरत नहीं, उसमें सब ये सारी चीजें डाल दी जाएं, ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जाए कि वो खुद ही सार्ट करके लोगों को वहां पहुंचा, उतार भी दिया जाए, डिमोशन भी, तो प्रमोशन डिमोशन का भी सिद्धांत रखें। इस तरह से लोग अगर सामाजिक रूप से और इसी तरह केवल सामाजिक माध्यमों पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर ही नहीं, ये बात समाज में भी लागू होनी चाहिए। और समाज में तो हम किए दे रहे हैं, क्योंकि समाज में तो हम सभी लोग सामाजिक लोग कर सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया चूंकि कोई प्राइवेटली चला रहा है तो उसी को करना पड़ेगा। इसलिए अभी ये बड़ी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अगर कुछ ऐसी इंप्लीमेंट हो सकें तो सारा जगत का उद्धार हो जाएगा। जैसे हमने कहा करेंसी डिजिटलाइज कर दो तो अपराध खत्म हो जाएंगे। दूसरा, सरकार को हमने दिया था कि एक एम्प्लॉयमेंट फंड बना दो और उसमें तुम्हारे पास पैसा है तो 25% बजट का डालो, और अगर तुम नहीं डाल सकते हो तो लिक्विडाइजेशन सिस्टम का उसको आधार दे दो, जीरो पर ही वो अपने आप ही अपनी संपत्ति को ही वो लिक्विफाई करके सभी लोग अपना उद्यम किया करेंगे, रोजगार किया करेंगे, सरकार मुक्त हो जाएगी। बेरोजगारी का सरकार से जो सरकार पर आरोप लगता है वो भी खत्म हो जाएगा, सरकार की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। अब मात्र उसमें एक लिक्विडाइजेशन सिस्टम, बैलेंस मॉनिटरी लिक्विडाइजेशन सिस्टम होता है, वो हमसे समझ लें लोग उसको, और वो मुफ्त में ही सबको रोजगार देने में समर्थ है, बिना किसी फंड में कोई अलग से पैसा डाले। सिर्फ उसका एक एम्प्लॉयमेंट फंड बनेगा और उसमें ये सिस्टम डल जाएगा, लोग अपनी ही संपत्ति को लिक्विडाइज करके और उससे अपना बिजनेस किया करेंगे, अपना एग्रीकल्चर किया करेंगे, और ये सब समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत सी चीजें हमने दी। कोरोना को भी खत्म करने के लिए हमने कहा कि अगर ये ट्रांजिट से होता है, ट्रांजिट से संक्रमण हो रहा है, तो ट्रांजिट से अगर संक्रमण हो रहा है तो ट्रांजिशन को समाप्त करने के उपाय हैं। हमने कहा दवा आवा वैक्सीन कब तक खोजोगे, इससे अच्छा अगर मान गए होते तो कोरोना खत्म हो जाता। 16 हमने संस्कार भेजे, हमने कहा 16 में से आप इसमें से 7-8 तक भी पहुंच जाओगे तब भी कोरोना शून्य हो जाएगा, और एक भी कहीं कोरोना वोरोना नहीं मिलेगा। और वो करके देख लें, उसे लागू करके देखें, हमने सरकार को भेज रखा है, और फिर से बोले फिर से भेजे, सोशल साइट पे भी डाला हुआ है। लेकिन जब तुम खुद ही आत्महत्या के मूड में हो, ये जानते हुए भी कि इससे मिट जाएगा कोरोना, और तुम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो कि सभी स्कूलों को हमने कहा ऑनलाइन कर दो, बैंकिंग सिस्टम को ऑनलाइन कर दो, ऑफिस सिस्टम को घर बैठे ऑफिस की व्यवस्था कर दो ऑनलाइन करके, और हॉस्पिटल को ऑनलाइन कर दो, घर बैठे ही डॉक्टर लोग वहीं इलाज कर दिया करें, वहीं प्रिस्क्राइब करें, वहीं देख लें वीडियो पर क्या स्थिति है। और सीधी सी बात है, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में जब आपका टावर लग गया है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? 4G सब जगह पहुंच गया, और जहां कमजोर है वहां और सेट करो उसको, और सभी को बच्चों को एक एक टैब दे दो, अपने आप सब पढ़ जाएंगे और फ्री में पढ़ जाएंगे। 70% अनपढ़ हैं, एक एक टैब दे देने से अगर हर नागरिक पढ़ा लिखा हो जाएगा तो दिक्कत क्या है सरकार को? ये मोटे मोटे हमने सब सुझाव दिए कि ये कर दो, ट्रांजिट रुक जाएगा, भीड़ खत्म हो जाएगी, ना बाजार में भीड़ ना दुकान में भीड़, हर दुकानदार एक ऐप बन जाएगा, उसमें अपना प्रोफाइल बना लेगा, अपने ग्राहक उसी में जोड़ लेगा, और जो उससे ऑर्डर आएंगे उसको सप्लाई कर देगा घर बैठे। उसको दुकान में नहीं खोलने पड़ेगा, गोडाउन रखेगा, उसी में से माल वहीं से पैक करके, और एक वाहन रखेगा वो भी बिजली वाला, और उससे एक आदमी वो पहुंचा देगा, डिलीवर कर देगा। बात ही खत्म हो गई, किसी को जाने की कहीं जरूरत ही नहीं, घर बैठे सारे काम हो जाएंगे, घर बैठे पढ़ाई हो जाएगी, घर बैठे इलाज हो जाएगा, घर बैठे ऑफिस की नौकरी हो जाएगी, जो भी कर रहे हो सर्विस, सारी चीजें ही निपट जाएंगी। ना पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत, ना बैंक जाने की जरूरत। टैक्सेशन का सारा डिपार्टमेंट फालतू टहल रहा है। हमने कहा है TDP लागू कर दो, 1% इनकमिंग अमाउंट ऑफ एनी अकाउंट होल्डर। आप 1% और केवल फर्मों और उद्यमों पर ही लगा दो केवल, तब भी इतना टैक्स आ जाएगा आपके पास कि आप दंग रह जाएंगे। 1%
ऑन इनकमिंग अमाउंट एट एनी बैंक। हर अकाउंट में जो भी पैसा आता है उसमें से 1% काटने का नियम लागू कर दो और बाकी सारे टैक्स आपको खत्म कर देना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं रह जाएगी, पूरा राजकोष बन जाएगा। ये सब बहुत सरल सरल विधियां हमने दी और कहा ये कर लो, नहीं कर रहे हो तो सामाजिक रूप से हम लोग इन सब तमाम चीज़ों को कर देंगे, गरीबी तो हटाना ही है। नहीं, सन 70 से 69 से कांग्रेस ने नारा दे रखा है कि गरीबी हटाओ, आज तक गरीबी हट रही है और 2020 है अभी तक, और गरीब भरे पड़े हैं। 80% आदमी को खाना नहीं मिल रहा 2 जून का, 20 रुपए से नीचे वाले हैं। जाने कितनी स्थिति खराब है, फिर भी सब चल रहे हैं। इस पर विचार की जरूरत है। इसीलिए अब जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। ऊपर के करता धरता आपको कभी कुछ करके नहीं देंगे। हमने बताया कि करेंसी डिजिटलाइज मात्र कर देने से सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है और ये कोई पढ़ा लिखा आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। इसके बावजूद आज तक करेंसी डिजिटल नहीं किया। क्यों? डिजिटल करते ही नगद का सिस्टम उनका खत्म हो जाएगा और नगद से ही सारे काले कारनामे होते हैं। तो ऊपर का आदमी सारे काले कारनामे यदि उसको नगद से ही होते हैं तो वो काहे के लिए डिजिटल कर दें? वो तो वहां रिकॉर्ड हो जाएगा सारा। तो मतलब अपराध बढ़ाए रखने के लिए सब जानबूझ के, और ये सारे लोगों की मिलीभगत से हो रहा है। एक बोला कि अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, इतना नेट कहाँ है, और हमने कहा तो अगर तुम इस वजह से नहीं कर रहे हो तो अमेरिका क्यों नहीं कर देता? वहाँ तो सब नेट है, घर घर है, तो वो क्यों नहीं कर देते? ऑनलाइन एजुकेशन वो क्यों नहीं कर देते? क्योंकि सब पढ़ लिख जाएंगे, पूरी फैसिलिटी अमेरिका में है। अब आपसे पहले 10-20 साल से पहले से वहाँ, इसके बावजूद वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वहां भी शोषक वर्ग ही हावी है हर जगह। तो अब जनता को ही समझदार बनना पड़ेगा कि यार तू गुलामी छोड़ दे, अब इंसान बन जा, पशुता से ऊपर उठ जा। ये मनुष्य को समझाना पड़ेगा, मानवता को ही ऊंचा उठाना पड़ेगा। तभी ये इतनी तबाही, इतनी त्रासदी, इतनी हत्या, इतनी हिंसा, इतनी मारकाट, इतने जानवरों को सताना, इतना तरह तरह की बदशालाएं, तरह तरह की समस्याएं, ये तुम्हारी अमानवीयता के कारण ही है। और ये अमानवीयता को मानवता में बदलने का एक ही तरीका है अस्तु मा सभ्यो में, कि सही बात मान जाया करो, दूसरों के हितों को भी अपने जैसा स्वीकार करो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। ये जैसे जैसे हम लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और उम्मीद ये की जाती है कि आप लोगों को काफ़ी बातें समझ में आ रही होंगी। और ये आज काफ़ी दिनों बाद कोरोना की वजह से हमने लाइव कार्यक्रम रखा है, कोरोना में नहीं कर पा रहे थे। फिर से अभी जैसे ही थोड़ा सा माहौल अच्छा होगा और सरकारी नियमों में ढील होगी तो हम लोग फिर से बात कर पाएंगे। जनता को जागरूक और अवेयर बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। जैसे जैसे लोग समझ जाएंगे तो खुद ही इन समस्याओं से छूट जाएंगे और अपना शिक्षा, अपना रोजगार, अपना सुविधा संरक्षण सब प्राप्त करने में समर्थ होंगे। और ये अपने प्रयत्नों द्वारा ही कर लेंगे। किसी की मदद, सरकार की मदद या बाहरी किसी सेठ की मदद या जमींदार की मदद, पूंजीपति की मदद, इसकी जरूरत नहीं। अपने से ही कर सकते हो। आपकी छोटी छोटी पूंजी, छोटे छोटे पैसे का कलेक्शन करके और आप अपने हर क्षेत्र में उद्यम लगा लो और खुद ही उसके मालिक रहो, खुद ही उसे चलाओ। किसी दूसरे को है। बड़ी जल्दी ही आने वाले 5-10 सालों में हम लोग इस मकड़ जाल को खत्म करके जनता को इसके ऊपर उठा पाएंगे। अरे मछली जैसा ये तड़प रहा है बेचारा, जाल में फंसा, गरीबी में, भुखमरी में, अशिक्षा में, तबाही में, और दर दर की ठोकर खा रहा है। पैर छिल जा रहे हैं इसके। पैदल चलते चलते 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चले लोग, बर्बाद हो गए, मर गए। कई गांव पहुंचे, वहां पहले से ही गरीबी थी, अब पहुंच के वहीं फिर ढप हो गए। अब आगे कहीं उम्मीद भी नहीं है। चारों तरफ अभी भुखमरी तक की समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए अब प्रति ग्राम पंचायत आधार पर उद्यम लगाने की जरूरत है। हम लोग ये अभियान आज से अब इसका शुरू कर देंगे और बड़ी जल्दी जितने लोग हैं अन्य लोगों को भी धीरे धीरे इसी तरह सूचनाएं दें, अपने आसपास प्रचार करें और स्थानीय ही उद्यम लगाएं। हमारी कहीं जाने की जरूरत नहीं। मदद की जरूरत है तो जरूर जाया जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है। अपनी बात आज इस उद्यम की, सामाजिक उद्यम के शुभारंभ की इस घोषणा के साथ आज का ये कार्यक्रम अब हम यहीं स्थगित करेंगे। फिर किसी दिन सबसे मुलाकात होगी।